व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। अब हम करने जा रहे हैं यूनिट 2 के PYQs। इसके अंदर मेनली इंडियन इकोनॉमी जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, चाहे वो रूरल एरियाज में रूरल डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हो, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो, और चाहे वो एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, ये चारों चैप्टर्स के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। देखता हूं एक पार्ट में, नहीं तो एक पार्ट और इसका कल और बनाऊंगा, क्योंकि मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें है। मुझे लग रहा है कि और कराने पड़ेंगे, बाकी देखते हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और इस यूनिट को भी समाप्त करते हैं। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखो, इस तरीके के पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस एनवायरनमेंट से बहुत आ सकते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द सिचुएशन डिपिक्टेड इन द गिवन फिगर एंड एक्सप्लेन एनी वन स्ट्रैटेजी टू इफेक्टिवली ओवरकम। देखो अब यहाँ पे हमारे पास 2.5 डिग्री सेल्सियस राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर लिखा हुआ है, ग्रीन हाउस गैसेस दिखाई दे रही है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ता दिख रहा है। तो ये पिक्चर क्या डिपिक्ट कर रही है? देखो बच्चों, ये पिक्चर डिपिक्ट कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग। तो हम आंसर लिखेंगे, द सिचुएशन डिपिक्टेड इन द गिवन फिगर इज ग्लोबल वार्मिंग। और क्या स्ट्रैटेजीज हम लोग अपना सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इसको ओवरकम कर सकते हैं? तो हम लोग बोलेंगे वन ऑफ द स्ट्रैटेजी टू इफेक्टिवली ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज द यूजेज ऑफ विंड एनर्जी। हम लोग विंड एनर्जी यूज कर सकते हैं, हम लोग पेड़ लगा सकते हैं। जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ठंडा रहेगा हमारे आसपास। हम लोग पॉल्यूशन कंट्रोल के मेजर्स ले सकते हैं। हम लोग कोशिश करें कि बहुत ज्यादा कोल वगैरह का बर्निंग ना हो, उससे भी टेम्परेचर रिड्यूस होगा, उससे भी चीजें सही होगी। तो बहुत सारे मेजर्स हैं, आप कोई भी एक लिख सकते हो। यहाँ पे हमने यूज करा है कि हम विंड एनर्जी को यूज करेंगे, सस्टेनेबल एनर्जी का सोर्स है। इससे क्या होने वाला है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी सेव होगी, उसके साथ साथ पानी की भी बचत होगी, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है बेटा, ओके परफेक्ट। इसके बाद अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके के दो पार्ट्स में क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अ साउंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम वर्क्स as the backbone of agro system of any nation. Justify the above statement by listing any two steps taken by the Indian government in this direction. देखो बच्चों, हमने जो रूरल डेवलपमेंट में चैलेंजेस पढ़े थे, उसमें चैलेंज में सबसे पहला चैलेंज तो था क्रेडिट का, दूसरा था मार्केटिंग का। तो ये वही बोल रहा है कि हमारे पास एग्रीकल्चरल मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी अच्छा काम चल पाएगा। और कोई भी गवर्नमेंट के दो स्टेप्स बताने हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हों एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े हुए कि भैया रेगुलेटेड मार्केट्स बनाई, प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज हो गया, MSP पॉलिसी हो गया, मल्टीपल चीजें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी। कोई भी दो फैक्टर्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके साथ साथ लिखा हुआ है, ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स इंडिया हैज विटनेस्ड अ शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल फार्मिंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। डिस्कस ब्रीफली एनी टू रीजंस बिहाइंड दिस शिफ्ट। क्यों लोग या इंडिया में क्यों फार्मर्स जो हैं वो ट्रेडिशनल फार्मिंग से कौन सी फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं? तो इसके भी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। वो क्या रीजंस हो सकते हैं? एक तो चेंजिंग ट्रेंड है, डिमांड का ट्रेंड चेंज हो रहा है। दूसरा, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, तो वहां पे अर्निंग पोटेंशियल बढ़ रहा है। मल्टीपल रीजंस है, आप कोई भी दो यहां पे लिख सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप्स लिए हैं, रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स, रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्टिंग के दो रीजंस क्या लिख सकते हैं? न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होता है, इसीलिए डिमांड ज्यादा है इसकी। दूसरा बच्चों क्या है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो पेस्टिसाइड फ्री है, तो एनवायरनमेंट के लिए भी सस्टेनेबल है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा भी आप पॉइंटर्स ऐड ऑन कर सकते हो, कोई भी दो लिख सकते हो। ठीक है, चलो सर। Expenditure on different levels of education in India is in the same proportion defend or refute। बोल रहा है एजुकेशन में हर लेवल पे सेम खर्चा कर रही है सरकार। आप इसको डिफेंड करोगे या रिफ्यूट करोगे? हम लोग इसको रिफ्यूट करेंगे बच्चों, डिफेंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारी एजुकेशन, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो, सीनियर सेकेंडरी हो, हायर एजुकेशन हो, और उसके साथ साथ जितने भी तरीके की एलिमेंट्री एजुकेशन हो, सब पे सेम खर्चा तो नहीं कर रही। बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरीके के खर्चे हो रहे हैं। और जितना प्रॉमिस किया था कि GDP का 6% हम एजुकेशन पे लगाएंगे, वो भी नहीं हो रहा। तो इसको हम कैसे डिफेंड कर दें? हम तो इस स्टेटमेंट को रिफ्यूट करेंगे। तो देखो क्या बोलेंगे,
द गिवन स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड. इन इंडिया एलिमेंट्री एजुकेशन टेक्स अ मेजर शेयर ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर. ध्यान रखना, एलिमेंट्री एजुकेशन पे मेजर शेयर है जो खर्च होता है, एंड द शेयर ऑफ हायर एजुकेशन इज द लीस्ट. दो ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट स्पेंड लेस ऑन टर्शरी एजुकेशन, एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट इज हायर देन दैट ऑफ एलिमेंट्री. ठीक हो गया बेटा. तो वही है, हम लोग यही बोलेंगे कि गवर्नमेंट जो है प्रॉमिस तो करती है एजुकेशन पे खर्चा करने का, लेकिन खर्चा करती नहीं है. ठीक है जी, ये भी डन है सर. अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो जरा. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? एज एन इकोनॉमी ग्रोज, the number of employed persons in an economy also increases. However, since 1991, India has come up with an exception to this. बोल रहा है कि जब इकोनॉमी ग्रो करता है तो एम्प्लॉयड पर्सन्स भी बढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, लेकिन 1991 के बाद इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है. क्या ये बात सही है? 100% सही है बच्चों. हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रहा. इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे बच्चों जॉबलेस ग्रोथ की सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है आपने. डायरेक्टली नहीं पूछा इसने, देखो आपसे जॉबलेस ग्रोथ, स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा. तो मैं फिर बोल रहा हूं, तुम्हारे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करके जाना. चीजें वही होंगी जो मैंने आपको पढ़ाई है सारी की सारी. इसीलिए मैंने आपको जितने भी PYQs कराए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, सब में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कराए हैं. पूरी इंडियन इको में मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, पूरी इंडियन इको में तुम्हें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. हर चीज की स्टेटमेंट लिखी होगी, डायरेक्ट नहीं होगा. और ये चीज पेपर को मुश्किल बिल्कुल नहीं बनाती. फर्क होता है कि पेपर मुश्किल है या बच्चे ने पढ़ा था बट समझ में नहीं आया. तो समझ में नहीं आया इसका मतलब उसकी तैयारी में कमी है. तो आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं है, पेपर मुश्किल नहीं आएगा, बस स्टेटमेंट बेस्ड आएगा. तो अपने आप को उस तरीके से ट्रेन करो. अभी भी 2 दिन है, आज का दिन है, कल का दिन है. मैंने सारे PYQs में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कराए हैं और तुम्हारे पेपर में ऐसे ही आएंगे. दैट डजंट मीन कि पेपर मुश्किल हो गया, दैट ओनली मीन की तैयारी नहीं है बच्चे की. तो इसको तैयार करो, तुम्हारा पेपर इजी आएगा और तुम आसानी से कर लोगे. ठीक है, चलो. जॉबलेस ग्रोथ को पहले क्या आप एग्री करते हैं? यस. जॉबलेस ग्रोथ को डिफाइन करेंगे और फिर हम बता देंगे कि भैया ऐसा है, इकोनॉमी में ग्रोथ जो हो रही है, GDP बढ़ रहा है, लेकिन वो बेटर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से बढ़ रहा है, बट लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही. ठीक है. दूसरा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करो. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है बेटा? जब जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो हमें दिखता नहीं है कि बाकी लोग बेरोजगार हैं. तीसरा, नेहा हैज बीन वर्किंग इन एन MNC सिंस द पास्ट 5 years ऑन द पेरोल ऑफ द कंपनी. नेहा जो है कंपनी में काम कर रही है, पिछले 5 साल से काम कर रही है और उसको फिक्स सैलरी मिलती है. आपको बताना है कौन सा टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये. कौन सा टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट है? एक सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, एक हायर्ड होता है. ये हायर्ड है और हायर्ड में भी रेगुलर है. ठीक है. उसके बाद नेम द इंडिकेटर दैट इज जनरली यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन अ कंट्री. बताओ जी, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को मेजर करने के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज होता है, उसकी इंपॉर्टेंस भी हमें बतानी है. आइए, सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या है? यस, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1990s में इंडियन इकोनॉमी ने एक्सपीरियंस करा कि GDP बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होने लगा. इंडिया स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग द प्रॉब्लम ऑफ जॉबलेस ग्रोथ. ठीक है बेटा. दूसरा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करना है. तीसरा, नेहा इज अ रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय. ये भी बच्चों तुमने देख लिया. उसके बाद चौथा, वर्कर पॉपुलेशन रेशो. बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कर पॉपुलेशन रेशो, आपको पता होना चाहिए. यही बताता है कि पॉपुलेशन के कंपैरेटिवली कितने लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं. ठीक है. दिस रेशो इज यूजफुल इन नोइंग द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन विच इज एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बढ़िया सर. अगला सवाल. In India, the national education policy has stressed a lot on the in-service training of the teachers. Identify the source of human capital formation indicated. जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है या न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अंदर ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे बच्चों बहुत फोकस किया गया है. उसी को ही डिफाइन करना है ना. अब देखो, उसके अंदर बहुत सारे सोर्सेज पड़े थे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में. एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, है ना. तो यहाँ पे किस पे फोकस कर रहा है? Stressed a lot on in-service training of the teachers, right? उसके बाद बोल रहा है इसके क्या इम्पैक्ट्स आएंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे. पूरा आंसर बना के लिखेंगे. ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात कर रहा है, इससे क्या इम्पैक्ट आने वाले हैं? इससे प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी, टीचर्स जो हैं वो अच्छा पढ़ा पाएंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी तो, है ना.
प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी एम्प्लॉइज की, इट enables employees to develop skills and adapt to modern technologies. As a result of on the job training, employee is likely to contribute more productively, leading to economic development. आंसर देख रहे हो कैसे लिखना है हमें बना के, प्रॉपर आंसर्स लिखे हैं, ऐसे ही लिख के आने हैं आपको एग्जाम में, ठीक है। चलो सर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है स्टेट एंड इलेबोरेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इन द रिसेंट पास्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन क्रूशियल स्टेप्स जैसे जन धन योजना फॉर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। क्या ये सही है या नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे डेफिनेटली यस, ये सही है, गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई हैं। दूसरा, द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज एन इंडिकेटर यूज फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑफ अ नेशन, ये पीछे आ गया था, ये भी सही है। एलेबोरेट द नीड टू प्रमोट विमेन्स एजुकेशन इन इंडिया, विमेन एजुकेशन को क्यों प्रमोट करना है, ये तो हमारे पास एक बेसिक सा सवाल है, इसको हम अपने हिसाब से बना के लिखेंगे। मेंशन एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटीज इन द नॉन एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। कैसे आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो एग्रीकल्चर से हटके, तो इसके अंदर डेयरी, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मल्टीपल ऑप्शंस है, कोई भी 2 लिखने हैं। आओ देखो, सबसे पहले वाला ट्रू, यस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इम्प्लीमेंटेड स्कीम्स जैसे जन धन योजना, जिसने थ्रिफ्ट की हैबिट प्रमोट करी है। थ्रिफ्ट का मतलब होता है बच्चों सेविंग, पैसा जोड़ना, है ना, एंड एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। दूसरा भी ट्रू है, वर्कर पॉपुलेशन रेशो सबसे इंपॉर्टेंट है ये देखने के लिए कि कितनी पॉपुलेशन एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रही है। तीसरा, विमेन्स की एजुकेशन प्रमोट करने से क्या होने वाला है, भाई 2 चीजें होंगी, सोसाइटी में प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, राइट, और दूसरा जेंडर इक्वालिटी देखने को मिलेगी। एजुकेटेड वुमेन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ बाय एंटरिंग द वर्कफोर्स एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट देयर लाइव्स। मोरओवर, एजुकेटिंग वुमेन मेक्स अ फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन द फर्टिलिटी रेट एंड हेल्थ केयर ऑफ द वुमेन एंड चिल्ड्रन। इससे फर्टिलिटी रेट भी बेटर होगा और हेल्थ केयर अच्छा होगा वुमेन का भी और चिल्ड्रन का भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डाइवर्सिफिकेशन के लिए फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री मैंने आपको सारे पढ़ाए हैं, कोई भी 2 बच्चों यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट, स्टेट एनी 2 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स ड्यूरिंग इनिशियल ईयर्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। बहुत सारी प्रॉब्लम्स पढ़ी हुई है हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो उसकी 2 प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे लिखनी है कि भैया प्रोड्यूस कम होता है, राइट, उसके अलावा ये इसके साथ भी बहुत सारे रिस्क एसोसिएटेड है, शेल्फ लाइफ कम होती है, जल्दी से ख़राब हो जाता है, राइट, प्रॉपर मार्केटिंग चाहिए, अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कोई भी आप यहाँ पे 2 लिख सकते हो। दूसरा, इन द करंट सिचुएशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेज अ वाइटल रोल इन अचीविंग फूड सिक्योरिटी इन अ नेशन लाइक इंडिया, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। टेक्नोलॉजी और फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, प्रॉपर आंसर फ्रेम करेंगे। देखो सबसे पहले यील्ड कम होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया। दूसरा लिखा हुआ है देखो, इन इंडिया द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेज अ क्रूशियल रोल एज गवर्नमेंट कैन प्रिडिक्ट एरियाज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी एंड वल्नरेबिलिटी यूजिंग एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर टूल्स। बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो आईटी को यूज करके ये पता लगा सकती है कि कौन से फूड इनसिक्योर और वल्नरेबल एरियाज हैं जहाँ पे हमें जल्दी से खाना पहुंचाना चाहिए। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो जानकारी पहुंचा सकते हैं, डिसेमिनेट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, किसान को अवेयर कर सकते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बता सकते हैं, नए नए चैलेंजेस के बारे में बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए आईटी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, परफेक्ट बच्चों जी, परफेक्ट। अगला सवाल, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। फिर से टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बड़ा एक टेक्स्ट है, इसको अभी देखते हैं क्या है। इन ऑर्डर टू एड्रेस 2 मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन इंडिया, वाटर और एयर पॉल्यूशन। 2 मेजर कंसर्न्स हैं, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। द गवर्नमेंट सेटअप द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेटअप करा है 1974 में, ठीक है। दिस वॉज फॉलोड बाय स्टेट्स एस्टेब्लिशिंग देयर ओन स्टेट लेवल बोर्ड टू एड्रेस द एनवायरमेंटल कंसर्न। ठीक है जी, स्टेट लेवल बोर्ड्स बन रहे हैं ताकि एनवायरमेंटल कंसर्न को एड्रेस किया जा सके। ओके, आगे लिखा हुआ है, दे इन्वेस्टिगेट, दे कलेक्ट, दे डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वाटर एंड एयर पॉल्यूशन, ले डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर सीवेज, ट्रेड एफिलिएंट एंड एमिशंस। हर चीज़ की जानकारी इन्वेस्टिगेट करना, कलेक्ट करना, डिसेमिनेट करना, उसके साथ साथ बोल रहा है सारे स्टैंडर्ड्स ले डाउन करना सीवेज के, ताकि प्रॉपरली आप
जितना भी वेस्ट निकल रहा है उसको क्लीन आउट कर सको, राइट। आगे क्या लिखा हुआ है, दीज बोर्ड्स प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टेक्निकल असिस्टेंस भी देंगे और क्लीनलीनेस भी प्रमोट करेंगे, काफी कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। दीज बोर्ड्स ऑल्सो कैरी आउट एंड स्पॉन्सर इन्वेस्टिगेशंस एंड रिसर्च रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम्स ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन एंड फॉर देयर प्रिवेंशन, कंट्रोल और अबेटमेंट, रिसर्च भी करेंगे। पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन दे दिया। अच्छा, अब देखें जरा क्या सवाल है। द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कोलेट एंड डिसेमिनेट टेक्निकल एंड स्टेटिस्टिकल डेटा, ये भी सही हो गया। मॉनिटर भी करेंगे क्वालिटी ऑफ वाटर, ये भी सही हो गया। स्टेट एनी टू कंसर्न्स ओइंग टू विच द CPCB वॉज एस्टेब्लिश्ड, क्यों एस्टेब्लिश करा गया भाई, सिंपल सी बात है, ग्रोइंग कंसर्न्स थे हमारे पास पॉल्यूशन के, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो चाहे एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में क्वालिटी ऑफ एयर खराब हो रही थी, वाटर पॉल्यूशन में क्वालिटी ऑफ वाटर खराब हो रहा था, लोगों को बीमारियां हो रही थी, तो इसको कंसीडर करते हुए, उसके अलावा वेस्ट के डिस्पोजल को कंसीडर करते हुए, मल्टीपल रीजंस हैं जिस वजह से सेटअप करा गया। दूसरा, कोई भी 2 फंक्शन बताओ जो ये परफॉर्म करेंगे। फंक्शन तो दड़ा लिखे हुए हैं, देखो, डेटा कलेक्ट करेंगे, पीछे लिखा हुआ था टेस्टिंग करेंगे, उसके साथ साथ स्पॉन्सर करेंगे, इन्वेस्टिगेशन, सब बहुत सारे लिखे हुए हैं, कोई भी 2 लिख देंगे। और 2 स्ट्रैटेजीज भी लिखनी है इसके अंदर टू एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कोई भी 2 स्ट्रैटेजीज हमने 6 पढ़ी हुई हैं, राइट। देखो, 2 मेजर कंसर्न जिस वजह से CPCB सेटअप करा गया, वाटर पोल्यूशन, क्वालिटी ऑफ वाटर खराब, एयर पोल्यूशन, क्वालिटी ऑफ एयर खराब। फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करेगा, वही इन्वेस्टिगेशन करना, कलेक्ट करना, डिसेमिनेट करना जानकारी, स्टैंडर्ड सेट करना सीवेज के। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए विंड एनर्जी यूज करो, सोलर एनर्जी यूज करो, है ना। ये तो बहुत सारे मेजर्स पढ़े हैं हमने सस्टेनेबल में, ठीक है जी, परफेक्ट सर। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोवाइड स्टिमुलस टू सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। स्टिमुलस का मतलब होता है एक पुश देना। क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, क्या ये भी एक पुश प्रोवाइड करते हैं हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में? बिल्कुल सही है ये तो बेटा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की इंपॉर्टेंस लिखनी है। ये बहुत छोटे लेवल पे ही हो भले ही, लेकिन एक हैबिट ऑफ सेविंग्स प्रमोट करते हैं, नीडी लोगों तक पैसा पहुंचाते हैं एक बहुत ही रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिससे ओवरऑल हमारी फार्मिंग में, रूरल एरियाज में डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन बहुत सारे मेजर्स टू अलाइन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग विद ग्रोइंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज। डू यू एग्री? क्या ये भी बात सही है? क्या हमारी सरकार ने अलग अलग मेजर्स लिए हैं जिससे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को प्रोडक्शन के साथ अलाइन करा जा सके? बिल्कुल लिए हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं, उन्हीं को हमें डिफाइन करना है। तो देखो क्या है, सबसे पहले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करा, एक्सप्लेन करा प्रॉपर। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव एमर्ज टू फिल द गैप इन फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम इन रूरल एरिया। जो रूरल एरियाज में गैप था ना, कि लोगों तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा था, समस्याएं चल रही थी, उस गैप को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने फुलफिल करा। द फॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म इन इंडिया इज इनएडिक्वेट, ये तो है ही, इनएडिक्वेट तो है ही, और उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड भी नहीं है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोवाइड फंड्स एट कंसेशनल रेट्स, मैंने आपको बताया। उसके साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं विमेन को, ताकि स्मॉल बिजनेसेस आगे बढ़ सके। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो सोसाइटी को भी प्रमोट कर रहे हैं और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा, गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स लिए हैं, तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि बहुत सारे मार्केट रेगुलेशंस बनाए हैं ताकि अच्छे तरीके से रूल्स रेगुलेशंस के साथ मार्केट चले। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, रोड्स, रेलवेज, वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, मल्टीपल चीज़ें सरकार कर रही है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को बेटर बनाने के लिए। इसके बाद, इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर एंड एक्सप्लेन वन स्ट्रैटेजी टू कंट्रोल इट फ्रॉम बिकमिंग एन इकोलॉजिकल डिजास्टर। लो जी देखो, स्मोक ही स्मोक निकल रही है फैक्ट्रीज से, दिख रहा है, सब स्मोक ही स्मोक निकल रही है। बताओ जरा क्या प्रॉब्लम है ये, और 2 स्ट्रैटेजी बताओ जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर पाए। द गिवन पिक्चर इलस्ट्रेट्स द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक हो गया बेटा, प्रॉब्लम कौन सी है? एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है। हमारे आसपास जितनी भी हवा में पॉल्यूशन हो रहा है, फैक्ट्री से स्मोक निकल रही है, व्हीकल से निकल रही है, ये सब हमारे लिए ब्रीदिंग इश्यूज, हमारे लिए हेल्थ इश्यूज, ये सब कंसर्न्स हैं, ठीक है, परफेक्ट सर। उसके बाद बोल रहा है कि अगर आपको कंट्रोल करना है तो हमें क्लीनर सोर्सेज पे जाना पड़ेगा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। उसके साथ साथ हमें ये कोशिश करनी है कि हम लोग मल्टीपल अपने अपने व्हीकल्स ना यूज़ करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। एंड देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव्स आप लिख सकते हो, पीछे भी आ गया था ये तो। डन सर। अगला,
देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या ये बात सही है? क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा? क्या इसके बीच में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है? द आंसर इज यस। अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो बेटर लोग होंगे, उनकी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो ओवरऑल इकोनॉमी तो ग्रो करेगा ना। उसी चीज़ को डिफाइन करना है। देखो, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एनहांसेस, एफिशिएंसी बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगी, कैपेबिलिटीज बढ़ेगी। इससे क्या होगा? इनोवेशन आएगा, नई टेक्नोलॉजी हम लोग देखेंगे, लोग यूज कर रहे होंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अगला सवाल लो जी, 5 सवाल है। क्या क्या है? अमिता इज अ रेगुलर वर्कर इन प्राइवेट फर्म। ठीक है, जो 12 हायर्ड वर्कर्स रखते हैं। प्राइवेट फर्म है लेकिन 12, 10 से ज्यादा लोग हैं। क्या वो फॉर्मल है इनफॉर्मल है? फॉर्मल है बेटा। उसके बाद 2 सोर्सेज बताओ जहां से डेटा मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कहां से मिल सकता है? सेंसस से मिल जाएगा, सेंसस ऑफ इंडिया। दूसरा नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे, एनएसएसओ से मिल जाएगा, राइट। उसके बाद नीड टू प्रमोट विमेन्स एजुकेशन, ये पीछे आ गया था हमारे पास, सेम क्वेश्चन है। उसके बाद बोल रहा है पार्टिसिपेशन रेट रूरल एरियाज में ज़्यादा है। बिल्कुल सही है, ये इज़ मोर देन इन अर्बन एरियाज। यस, क्योंकि रूरल एरियाज में लोग अपने अपने फार्म्स पे काम कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चर में है तो पूरा पूरा परिवार काम कर रहा है, तो पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करना है, उसके इम्प्लीकेशंस बता देंगे। चलो देखो, अमिता इज वर्किंग इन अ फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल में सारे पब्लिक और वो प्राइवेट आते हैं जिसमें 10 से ज़्यादा लोग हों। 2 सोर्सेज हमारी सेंसस ऑफ इंडिया की आ गई और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिपोर्ट्स आ गई। ठीक है, प्रमोटिंग विमेन एजुकेशन पीछे आ गया था बेटा, सेम। उसके बाद पीपल इन रूरल एरियाज हैव लिमिटेड रिसोर्सेज टू अर्न हायर इनकम, वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करके चलते हैं। ठीक है बेटा, परफेक्ट, डन सर। उसके बाद क्या है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को डिफाइन कर दी पूरी की पूरी। अगला सवाल देखते हैं। इन इंडिया, ये तो पीछे आ गया ना, सेम क्वेश्चन पीछे आ गया बच्चों, ये तो सेम क्वेश्चन। अगला, स्टेट एंड इलेबोरेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विद वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज इसेंशियली बिकम द नीड ऑफ द आवर। बिल्कुल सही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग नीड ऑफ द आवर तो हो ही चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, कहीं ना कहीं लोगों का जो ट्रेंड है या डिमांड है वो शिफ्ट हुआ है केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड से किसकी तरफ? ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। दूसरा, हमें अगर एनवायरनमेंट को बचाना है तो हमें कहीं ना कहीं उन चीज़ों से हटके ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है इन द रिसेंट पास्ट द गवर्नमेंट हैज टेकन क्रूशियल स्टेप्स लाइक जनधन योजना। ये तो पीछे आ गया बेटा, सेम क्वेश्चन है। देखो, ये बोल रहा है ट्रू, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग विच रिलाइज अपॉन द यूज ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन, जैसे एनिमल मैन्योर्स, कंपोस्ट। ऑर्गेनिक फार्मिंग केमिकल फ्री है तो सॉइल कंजर्वेशन भी होगा, लोगों को न्यूट्रिशियस फूड भी मिलेगा, अल्टीमेटली नीड ऑफ द आवर तो बन ही चुका है, और ये जनधन योजना वाला तो ट्रू ही है। डन। अगला सवाल आ रहा है बच्चों, डिफाइन वर्कर पॉपुलेशन रेशो। वर्कर पॉपुलेशन रेशो में आप लोग बता दोगे कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं जो एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, और दूसरा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीछे कई बार आ चुका है। देखो, वर्कर पॉपुलेशन रेशो इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ कंट्री डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। इट इज रिप्रेजेंटेड इन परसेंटेज। वर्कर पॉपुलेशन रेशो इज एन इंडिकेटर विच इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री। परफेक्ट, और डिस्गाइज्ड को डिफाइन कर देना है। ये ध्यान रखना, हाइयर द वर्कर पॉपुलेशन रेशो, हाइयर द एंगेजमेंट ऑफ पीपल इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसके बाद फिर से एक पिक्चर है, इस पिक्चर को बड़े ध्यान से पढ़ना है। आइडेंटिफाई द सिचुएशन डिपिक्टेड एंड सजेस्ट द इम्पैक्ट ऑफ इंडिकेटेड सिचुएशन इन द इंडियन इकोनॉमी। पिक्चर थोड़ी ब्लैक एंड व्हाइट है, देखो जी, थोड़ा गांव का एरिया लग रहा है। ठीक है, ये बच्ची जा रही है और बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, विमेंस भी दिख रही हैं, मेंस भी दिख रहे हैं। क्या लग रहा है ये बच्चों कहीं ना कहीं हमें इनफॉर्मल सेक्टर में लोग दिख रहे हैं काम करते हुए, मतलब बाजार लगा हुआ है, ये बहुत सारे लोग अपना सामान बेच रहे हैं। पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है बट एग्जाम में और अच्छे से क्लियर होगी, ये बोर्ड पे सही से नहीं आई। बट हाँ, ये देखो बाजार लगा हुआ है, लोग बैठ के कुछ लोग खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा
इनफॉर्मल सा तरीका है बिजनेस का, तो ये वही है कि एम्प्लॉयमेंट दिखा रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, ठीक है। इसको आपको इसका इम्पैक्ट भी बताना है, इम्पैक्ट हम बता ही देंगे कि फॉर्मल सेक्टर में सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होता है और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। दूसरा बोल रहा है, इज इट नेसेसरी टू जनरेट employment in the formal sector rather than in the informal sector, justify the given statement। आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो, चॉइस में आया था। तो देखो सबसे पहले क्या है, the given image represents the situation of employment in informal sector, है ना। इन द फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं, फेयर वेजेस मिलती हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, जबकि वर्कर्स जो इनफॉर्मल में है उनको रेगुलर इनकम नहीं होती, उनको कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है गवर्नमेंट के थ्रू। तो मैनी अ टाइम वर्कर्स जो है उनको डिसमिस कर दिया जाता है, पैसे भी नहीं मिलते। तो फॉर्मल सेक्टर जो है बेटा, इनके एम्प्लॉइज जनरली बेटर पोजीशन में है एज कंपेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर। तो इसलिए हम बोलेंगे कि इट इज एसेंशियल टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर, ठीक है, परफेक्ट। अगला क्या है, फिर से एक पूरा का पूरा पैराग्राफ है, ठीक है, और इसमें मेनली किसके बारे में लिखा हुआ है, ग्रीन ग्रोथ के बारे में लिखा हुआ है। ग्रीन ग्रोथ का क्या मतलब होता है, ग्रीन ग्रोथ का मतलब सिंपल सा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सब कुछ हम पॉल्यूशन से बचेंगे, हम लोग सारी चीज़ें नेचुरल यूज़ करेंगे, हम लोग हर तरीके से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। देखो लिखा हुआ है, ग्रीन ग्रोथ रेफर्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज अचीव्ड इन अ वे दैट मिनिमाइज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, whereas net zero emission is the state of achieving balance between anthropogenic emission of greenhouse gases and removal of such emissions from the atmosphere। इसका मतलब net zero emission का मतलब ये है कि जितने भी harmful emissions आ रही हैं, जो gases आ रही हैं, उनको एटमॉस्फेयर में से हटाना है, तो नेट जीरो एमिशंस हम उसको बोल देंगे। तो बोल रहा है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है दो कॉन्सेप्ट के बीच में। कौन सा, सबसे पहला, ग्रीन ग्रोथ हेल्प करेगा टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस विच इज एसेंशियल फॉर अचीविंग नेट जीरो एमिशंस। वहीं पे ग्रीन ग्रोथ हेल्प्स टू क्रिएट जॉब्स एंड बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ विच कैन हेल्प टू मेक इट मोर अफोर्डेबल फॉर कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन नेट जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी। मतलब एक पूरा फिर से वही पैराग्राफ दे दिया। जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ ना एनवायरमेंट चैप्टर में, पैराग्राफ पढ़ के भी वो आंसर लिखेगा इसके क्वेश्चंस का। क्या क्वेश्चंस है, on the basis of the given text and common understanding answer state the meaning of green growth and net zero emissions। डायरेक्टली दिए हुए थे, सीधा सीधा चिपका देंगे। discuss briefly the interconnection between green growth and net zero emissions। कनेक्शंस के लिए हम यहाँ से उठाएंगे, राइट। उसके बाद आगे बोल रहा है illustrate any one factor टू प्रमोट नेट जीरो एमिशन। हम इसको क्यों प्रमोट करें, कोई भी एक फैक्टर बताओ। भाई सीधी सी बात है, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए, कहीं ना कहीं फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाने के लिए हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है बेटा। देखो ग्रीन ग्रोथ डिफाइन कर दिया, नेट जीरो एमिशन डिफाइन कर दिया, कनेक्शन के लिए वो एज इट इज लाइन चिपका दी। तीसरा बोल रहा है कि अ नेशन कैन इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज विच डू नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। ये बेटा पीछे आ गया था, वही ऑन द जॉब सर्विस ट्रेनिंग की बात कर रहा है। देन अगला सवाल इसने पूछा, डिफाइन कैजुअल वेज लेबरर किसको बोलते हैं, और कोई भी दो रीजंस बताओ जिस वजह से लेसर नंबर ऑफ विमेन फाउंड होती हैं, यानी कि मिलती हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में। और देन वर्कर पॉपुलेशन रेशो। वर्कर पॉपुलेशन रेशो बच्चों फिर से आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। अच्छा जी, कैजुअल वेज रेट, कैजुअल वेज वाले लेबर किनको बोलते हैं। सबसे पहले ये समझो कि जो वर्कर्स हैं वो या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं या फिर हायर्ड हो सकते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे या हायर्ड होंगे। अब हायर्ड में या रेगुलर होंगे या कैजुअल होंगे, या रेगुलर होंगे या फिर कैजुअल होंगे, ठीक है। तो रेगुलर होंगे या कैजुअल होंगे, तो आपसे बोल रहा है कि कैजुअल वाले बताओ कौन से हैं। तो कैजुअल वाले वो हैं जिनका ऑन एंड ऑफ रहता है,
कभी काम है कभी नहीं है, जितना काम है उस हिसाब से पैसा मिलेगा इनको। इनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वगैरह नहीं होते, कुछ भी नहीं होते इनको, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 2 रीजंस बताओ जिस वजह से विमेन जो है वो कम पाई जाती हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में। यानी कि विमेन को जो काम मिलता है वो रेगुलर नहीं मिल रहा, कैजुअल क्यों मिल रहा है? लैक ऑफ स्किल्स की वजह से बेटा, लैक ऑफ माइग्रेशन की वजह से भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो कैजुअल वेज लेबर इज अ पर्सन जो कैजुअली एंगेज्ड है दूसरे की फार्म या नॉन फार्म एंटरप्राइजेस पे, उसको वेजेस मिलती हैं अकॉर्डिंग टू द डेली और पीरियोडिक वर्क। दूसरा, लेसर विमेन क्यों पाई जाती हैं? नंबर 1, हाई लेवल ऑफ स्किल्स चाहिए होती हैं और इंडिया में मैनी विमेन डू नॉट पोजेस द रिक्वायर्ड एजुकेशनल स्किल्स। दूसरा, सोशल कॉन्स्टेंट्स हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लैक ऑफ मोबिलिटी है, ये भी मैंने आपको बताया, मूवमेंट नहीं हो पाता, तो ये एक और कारण है। देन वर्कर पॉपुलेशन रेशो, इसको डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अगला क्या है, फिर से एक हमें पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। वी आर वन अर्थ, वन फैमिली, वी शेयर वन फ्यूचर इज द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। G20 हुआ था बेटा हमारे यहाँ पे, है ना। तो G20 भी एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं अरेंजमेंट था, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था हमारे देश में, ठीक है, जिसमें क्या मेन ऑब्जेक्टिव था? टू एक्सेलरेट स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, to accelerate the full and effective implementation of 2030 agenda, to pursue low carbon and environmentally sustainable development pathways, to pursue reforms for better, comprehensive and more effective finance avenues, right? तो कहीं ना कहीं G20 से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पे सवाल पूछेगा। आओ जरा देखें। State and discuss the importance of collective fight in achieving SDGs। सर ये SDGs क्या है? SDGs का क्या मतलब होता है बच्चों? यहाँ पे देखो बहुत क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो फिलॉसफी ऑफ लिविंग इन हार्मनी विद अवर सराउंडिंग इकोसिस्टम, ये हमारा मेन गोल है कि हम एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगे और एक साथ मिलजुल के रहने वाले हैं। तो आपको डिस्कस करना है इंपॉर्टेंस कलेक्टिव फाइट की, कि एक साथ मिलकर क्यों करना है। और दूसरा, पूरा का पूरा एक्शन प्लान ऑफ G20 लीडर्स इन प्रमोटिंग वन हेल्थ अप्रोच, तो वही ऊपर लिखा हुआ था एज इट इज, हम पूरा का पूरा डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे बच्चों वही है कि आपको पढ़ाया नहीं जा रहा, ये आपके किसी चैप्टर में नहीं था, लेकिन कॉमन सेंस से जनरल आंसर्स आप अपने हिसाब से फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। देखो, कलेक्टिव फाइट इन अचीविंग SDGs विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन द इफेक्टिव एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ G20 2023 एक्शन प्लान बाय एलिमिनेटिंग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल हेल्थ, ensuring the implementation of one health approach and delivering quality education। देखो कितनी सारी चीजें लिखी हुई हैं। पूरा एक्शन प्लान बनाना है 2030 तक, क्या क्या करना है। जो भूखमरी है, खाना नहीं पहुंच रहा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, माल न्यूट्रिशन को सॉल्व करना है, ग्लोबल हेल्थ को इंप्रूव करना है, वन हेल्थ अप्रोच को फोकस करना है और क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करना है, ठीक है। अब ये जो वन हेल्थ अप्रोच है, इसमें हम क्या चाहते हैं? स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस्ड, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, फुल एंड फुल्ली इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो 2030 एजेंडा का। 2030 एजेंडा का मतलब है कि 2030 तक हमें ये सारे गोल्स हमारे अचीव करने हैं। इसी के ऊपर मीटिंग्स हुई थी, इसी के ऊपर सारे के सारे प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, इसी के ऊपर सारी पॉलिसीज बनाई गई हैं। ऐसे थोड़ी इतना बड़ा उत्सव करा था G20 का इंडिया में, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। परफेक्ट सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। लो जी, 2 मेजर्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, पीछे आ गया था। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के लिए काफ़ी कुछ हुआ था। एलैबोरेट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट इन रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों पैसा चाहिए, है ना। तीसरा, इंडिया कैन ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बाय यूजिंग IT, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। ये बिल्कुल सही है, आज हम कर भी रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम लोग कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर, एजुकेटेड और कहीं ना कहीं एक ऐसी इकोनॉमी बनते जा रहे हैं जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है। इसी को डिफाइन करेंगे। देखो, 2 मेजर जो सरकार ने करे, सबसे पहले रेगुलेटेड मार्केट्स बनाई, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। तीसरा बेटा क्या बोल रहा है, देखो,
पैसा क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई इज रूरल क्रेडिट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर पैसा होगा तो फिर कहीं ना कहीं इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो सीड्स के लिए चाहिए, फर्टिलाइजर्स के लिए चाहिए, इम्प्लीमेंट्स के लिए चाहिए, फार्मर के पास ये चीज़ें आसानी से हो पाएंगी। और दूसरा उसके जो एक्सपेंसेस हैं, जैसे सॉइल क्वालिटी इंप्रूव करना, मशीन खरीदनी, इरिगेशन फैसिलिटीज़, इन सब के लिए पैसे की ज़रूरत है। दूसरा क्या आता है बच्चों, इंडिया कैन ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बाय यूजिंग आईटी। आईटी एक्ट्स एज अ टूल फॉर रिलीजिंग। देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी की मदद से ही तो पढ़ पा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं अगर यही टेक्नोलॉजी को हम हर एरिया ऑफ एजुकेशन में ले जाएंगे तो हम तो नॉलेज हब बन जाएंगे ना। इस टेक्नोलॉजी को यूज तो हमें करना ही है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, it acts as a tool for releasing the creative potential and knowledge embedded in the society. The use of emails, even by the villagers, e-governance are some indicators of such transformations. Hence, with the successful use of IT, India can move its economy to a higher growth trajectory and based on knowledge landscape. तो इस तरीके के सवाल बच्चों आपको देखने को मिलेंगे यूनिट 2 से। अभी मैं इसका एक पार्ट और बनाऊंगा, ठीक है, इसके पार्ट्स बनते रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर हो सकते हैं, तो अभी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं है। आप इतने करो, उसके बाद शाम को लाइव मिलेंगे जिसमें हम कंप्लीट मैक्रो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, और कल कंप्लीट इंडियन इको तो कराऊंगा ही कराऊंगा, उसके साथ साथ इसके भी यूनिट 2 के भी अभी और क्वेश्चंस मैं आपको कल कराता हूँ, मतलब कल काफ़ी कुछ कराऊंगा, तो तुम आराम से अपनी पढ़ाई करते रहो। आज मैक्रो पैक करके रख दो, फिर इंडियन इको तो हम कंटिन्यू रखने ही वाले हैं, ठीक है। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, थोड़ी देर में लाइव मिलते हैं और चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग।